आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉलम्स एंड स्ट्रट्स। तो कॉलम एंड स्ट्रट क्या होता है, तो आप देखिए स्ट्रक्चरल मेंबर सब्जेक्टेड टू एन एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स इज कॉल्ड स्ट्रट। अगर कोई स्ट्रक्चरल मेंबर है और वो क्या हो रहा है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो वो स्ट्रट है। और एज पर डेफिनेशन स्ट्रट में भी हॉरिजॉन्टल, इंक्लाइंड और इवन वर्टिकल। अगर वो क्या है, हॉरिजॉन्टल है मान लीजिए, इंक्लाइंड है और वर्टिकल, तो वो क्या कहलाएगा, वो एक स्ट्रट कहलाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर वर्टिकल स्ट्रट जो कि बिल्डिंग या फ्रेम के लिए यूज होता है, उसको हम कहते हैं कॉलम। उसको क्या कहते हैं, कॉलम। तो कॉलम जो होता है वो क्या होता है, पर मेनली वर्टिकल होता है, राइट। और इसमें एक्सियल लोड जो है वो लग रहा होता है, तो दैट इज कॉल्ड कॉलम। और स्ट्रट क्या होता है, स्ट्रट अगर वो इंक्लाइंड है और एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स लग रहा है, तो ये होता है स्ट्रट। सो दीज आर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रट्स एंड द कॉलम। स्ट्रट्स क्या होगा, स्ट्रट्स जो होगा वो इंक्लाइंड रहेगा, हॉरिजॉन्टल रहेगा, लेकिन कॉलम जो है वो हमेशा वर्टिकल रहेगा। और जो बिल्डिंग एंड फ्रेम्स में जो यूज होगा वर्टिकल स्ट्रट, वो कहलाएगा क्या, वो कहलाएगा आपका कॉलम्स। सो हम जानते हैं कि कॉलम, इसमें कॉलम थ्योरी में हम एक बहुत ही जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं यूलर्स कॉलम थ्योरी, राइट। तो यूलर्स कॉलम थ्योरी के कुछ एजम्पशंस होते हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यूलर्स कॉलम थ्योरी के जो एजम्पशंस क्या होते हैं, तो यूलर्स के कुछ जो एजम्पशंस है वो कह रहा है कि द कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट। कॉलम क्या होना चाहिए, वो स्ट्रेट होना चाहिए, राइट। और लोड अप्लाइड इज एक्सली, तो एक्सली लोड होना चाहिए। तो जो कि हमारा कॉलम का क्या है, मेन जो प्रॉपर्टीज कॉलम का यही है कि कॉलम क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए और उसमें एक्सियल लोड जो है, एक्सियल कंप्रेसिव फोर्स वो लगना चाहिए। सो वो कहता है कॉलम। तो इसका फर्स्ट जो एजम्पशंस है वो भी यही एजम्पशंस है यूलर्स कॉलम थ्योरी का, दैट इज कि द कॉलम इज इनिशियली परफेक्टली स्ट्रेट एंड लोड अप्लाइड इज एक्सियली। चलिए अगले एजम्पशन पे चलते हैं। अगला एजम्पशन क्या बोल रहा है, द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म। जो क्रॉस सेक्शन है वो क्या होना चाहिए, वो आपका यूनिफॉर्म होना चाहिए थ्रू आउट इट्स लेंथ। ऐसा नहीं है कि बीच में आपका यहाँ पर साइज बढ़ गया। ओके, मतलब जो जो भी इसका साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए, राइट। जो भी कॉलम का साइज है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए। सो द क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट इट्स लेंथ। थर्ड जेम्सन्स क्या बोल रहा है, थर्ड जेम्सन्स बोल रहा है कि द कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक। मटेरियल क्या होना चाहिए, इलास्टिक होना चाहिए, होमोजीनियस होना चाहिए और शुड फॉलो द हुक्स लॉ। यहाँ पर क्या एक आइसोट्रॉपिक भी होना चाहिए, राइट। आइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक मीन्स इसका जो प्रॉपर्टी होगा मटेरियल का, कॉलम मटेरियल का, वो सभी डायरेक्शन में क्या होगा, सेम होगा। सभी जगह पे इसका जो है प्रॉपर्टी सेम होगा। तो द कॉलम मटेरियल इज परफेक्टली इलास्टिक, होमोजीनियस, आइसोट्रॉपिक एंड शुड फॉलो हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ होता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। ये रूल को भी क्या होना चाहिए, वो फॉलो करना चाहिए, राइट। सो ये हो गया आपका थर्ड एजम्पशन यूलर्स कॉलम थ्योरी का। चलिए फोर्थ एजम्पशन पे चलते हैं जो कॉलम थ्योरी का है। वो कहता है कि द लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन। जो मान लीजिए कि कॉलम का विड्थ और जो हाइट होता है, राइट, ये हो गया विड्थ, ये हो गया हाइट। सो जो इसकी लेंथ होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द कॉलम, वो इस दोनों से, लंबाई और चौड़ाई से वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। मीन्स द लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स लेटरल डायमेंशन। नेक्स्ट एजम्पशन क्या बोला, जो डायरेक्ट स्ट्रेस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू बेंडिंग स्ट्रेस। जो बेंडिंग स्ट्रेस होगा कॉलम का, वो क्या होना चाहिए, बहुत ज़्यादा होना चाहिए। किससे, डायरेक्ट स्ट्रेस से। मीन डायरेक्ट स्ट्रेस शुड बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द बेंडिंग स्ट्रेस। ये आपका हो गया फिफ्थ एजम्पशन ऑफ द यूलर्स कॉलम थ्योरी। चलिए सिक्स एजम्पशन पे चलते हैं। तो सिक्स एजम्पशन बोल रहा है कि द कॉलम इज फेल बाय बकलिंग अलोन। कॉलम जो है सिर्फ बकल करके फेल होना चाहिए, ना कि क्रश होके फेल होना चाहिए, राइट। सिर्फ बकलिंग के थ्रू ही वो कॉलम जो है वो फेल होना चाहिए। सो ये भी इसका यूलर्स कॉलम थ्योरी का क्या एजम्पशंस है, द कॉलम इज फेल बाय बकलिंग अलोन, नॉट क्रशिंग और एनी अदर थिंग्स। ओके, इट शुड फेल इन ड्यूरिंग बकलिंग अलोन। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है कि द सेल्फ वेट ऑफ कॉलम इज नेग्लिजिबल। ये एज्यूम किया जाता है यूलर्स कॉलम थ्योरी में कि जो सेल्फ वेट जो है वो कॉलम का वो क्या है, वो नेग्लिजिबल है, वो जीरो के आसपास है, राइट। तो ये हो गया आपका एजम्पशंस, हो गया आपका क्या, यूलर्स कॉलम थ्योरी का एजम्पशंस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कुछ आता है कि इंड कंडीशन ऑफ लॉन्ग कॉलम्स। हम यूलर्स कॉलम थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके में एंड कंडीशन कौन कौन से हम कंसिडर करते हैं। तो फर्स्ट जो एंड कंडीशन है वो बोल रहा है कि बोथ द एंड्स ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड और पिंड। तो मान लीजिए कि ये कोई कॉलम है, तो इसका जो बोथ जो एंड होगा वो क्या होगा, हिंज होगा, राइट। हिंज और पिन एक ही होता है। तो दोनों क्या होगा, फर्स्ट जो कंडीशन है वो लॉन्ग कॉलम का, वो दोनों क्या होना चाहिए, एंड जो है वो आपका हिंज होना चाहिए। सेकंड बोल रहा है कि वन एंड इज फिक्स्ड एंड अदर एंड इज फ्री। तो पहला क्या बोल रहा है, एक एंड, तो एक एंड क्या होगा इसका, फिक्स होगा,
और एक एंड फ्री हो, यहाँ पे फ्री है। सो ये भी क्या हो गया कि दूसरा कंडीशन हो गया लॉन्ग कॉलम का। थर्ड कंडीशन क्या है, बोथ द एंड ऑफ कॉलम्स आर फिक्स्ड। सो ये मान लीजिए कॉलम है, तो इसका बोथ जो एंड है वो क्या है, फिक्स है। सो ये हो गया आपका थर्ड कंडीशन ऑफ द एंड कंडीशन ऑफ द लॉन्ग कॉलम। और जो फोर्थ कंडीशन है वो बोल रहा है वन एंड इज फिक्स्ड एंड द अदर एंड इज हिंज्ड। सो एक एंड क्या होगा इसका, फिक्स होगा। ये एंड मान लीजिए फिक्स हो गया और ये एंड आपका हिंज या पिन हो गया। तो ये हो गया आपका चौथा एंड कंडीशन फॉर द लॉन्ग कॉलम्स। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ लिया क्या कि कॉलम और स्ट्रक्ट में क्या डिफरेंस होता है, एजम्पशंस क्या यूलर्स कॉलम थ्योरी का, वो हमने पढ़ लिया। और हम पढ़ लिए इंड कंडीशन फॉर द लॉन्ग कॉलम्स, वो क्या होगा। तो चार टाइप के लॉन्ग कॉलम के एंड कंडीशन होंगे, बोथ एंड हिंज्ड, वन फिक्स वन फ्री, बोथ एंड फिक्स्ड एंड वन फिक्स्ड एंड वन हिंज। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब नेक्स्ट डेरिवेशन आता है कि एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ कॉलम आर हिंज्ड। तो अगर आप क्या कीजिए, आप एक डेरिवेशन कीजिए, डिराइव कीजिए, एक्सप्रेशन निकालिए, अगर क्या है कि बोथ जो एंड है कॉलम का वो क्या है, हिंज है। यहाँ पे देखिए ए पॉइंट पे क्या है, हिंज है, और यहाँ पे बी पॉइंट पे भी क्या है, वो आपका हिंज कंडीशन है। तो इसके लिए आप यूलर्स थ्योरम को सॉल्व करके निकालिए कि अगर बोथ ऑफ द एंड ऑफ द कॉलम आर हिंज्ड और पिन्ड है तो उसका क्रिपलिंग लोड का एक्सप्रेशन जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। राइट, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या है कि लेट अस कंसीडर एनी सेक्शन एट ए डिस्टेंस एक्स फ्रॉम, यहाँ पर हम कोई एक सेक्शन एज्यूम कर लिए एक्स से, जो कि ये वाई है। राइट, वाई है डिस्टेंस पे, जो कि ए से हम एक्स पे एज्यूम कर लिए। ओके, तो वाई क्या है, वाई इक्वल टू हो गया आपका डिफ्लेक्शन। वाई क्या हो गया आपका, डिफ्लेक्शन हो गया एनी सेक्शन जो कि एक्स डिस्टेंस है फ्रॉम ए से। ओके, सो मोमेंट क्या होगा, मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड एट द सेक्शन ए। सो मोमेंट क्या होगा आपका, मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड पी लग रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए पी का लोड लग रहा है ऊपर पे। राइट, सो मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड एट सेक्शन वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका माइनस पी वाई। माइनस क्यों हुआ, ये जो यहाँ पे कॉन्केविटी टाइप का डिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे कॉन्केविटी टाइप का डिफ्लेक्शन, सो उसके कर्मा पे माइनस साइन लग जाएगा। ओके, सो ये हो गया माइनस पी इंटू वाई। मोमेंट क्या होगा, मोमेंट क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, सो फोर्स क्या है, पी है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, वाई है यहाँ पर। सो ये हो गया मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग एट सेक्शन इक्वल टू माइनस पी वाई हो गया। ओके, एक्चुअली में मोमेंट क्या होता है, एक और फॉर्मूला होता है मोमेंट का जो कि हम जानते हैं। मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं क्या होता है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर होता है। राइट, मोमेंट का एक और फॉर्मूला क्या होता है, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, दोनों मोमेंट को इक्वेट करेंगे। ओके, तो दोनों मोमेंट को इक्वेट कैसे होगा, सो ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी इंटू वाई हो गया। इस पी वाई को इस साइड ले आइए, इस पी वाई को इस साइड लाइएगा तो क्या हो जाएगा, ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इक्वल टू जीरो हो गया, हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कीजिएगा, ये आपका एक एक्सप्रेशन आया, इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन से जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, तो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन आएगा आपका y इक्वल टू सी वन कॉस एक्स इंटू अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस सी टू साइन ब्रैकेट में x इंटू अंडर रूट पी बाय ई आई। इसको आप डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व कीजिएगा तो ये आपका इस इक्वेशन जो आपका ए इक्वेशन है, इसका सॉल्यूशन y इक्वल टू सी वन कॉस एक्स अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस सी टू साइन एक्स अंडर रूट पी बाई ई आई आ जाएगा। तो मान लीजिए इसका इक्वेशन हो गया 1, इसको इक्वेशन नंबर आप 1 दे दीजिए। राइट, अब आपको निकालना है इसमें दो कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, C1 एंड C2 की वैल्यू क्या हो जाएगी वो आपको निकालना है। तो इसके लिए आपको एंड कंडीशन अप्लाई करना पड़ेगा। एंड कंडीशन अप्लाई कैसे होगा, सो इसमें पहले निकालिए, फर्स्ट देखिए क्या है, एट पॉइंट ए क्या हो रहा है, x इक्वल टू क्या है, जीरो है, और y इक्वल टू जीरो है। ए पॉइंट देखिए कहाँ पर है, ए पॉइंट है आपका यहाँ पर। राइट, सो यहाँ पर क्या है, x क्या हो रहा है, देखिए जीरो डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर ए पे x जो है वो हो जाएगा आपका जीरो, और y भी क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्शन क्या है वहाँ पर भी जीरो होगा। तो एट पॉइंट ए x इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू जीरो, आप इसको इक्वेशन 1 में पुट कीजिएगा तो क्या होगा, y जीरो कर दीजिए और
C1 कॉस एक्स, एक्स जीरो होगा तो क्या होगा, कॉस जीरो हो जाएगा, राइट, प्लस C2 साइन जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो हो जाएगा। तो कॉस जीरो क्या होता है, कॉस जीरो होता है आपका वन, तो C1 इंटू वन प्लस C2 इंटू साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। तो ये आपका बचा सिर्फ C1। तो C1 इक्वल टू क्या हुआ, C1 इक्वल टू आपका हो गया क्या, जीरो हो गया, हो गया C1 इक्वल टू जीरो। चलिए अब आ जाइए पॉइंट बी पर, पॉइंट बी पर जो है क्या हो रहा है, तो एट पॉइंट बी, चलिए एट पॉइंट बी पर क्या है देख लीजिए। एट पॉइंट बी एक्स क्या है इक्वल टू, एक्स इक्वल टू जाएगा लेंथ एल, और यहाँ पर भी वाई इक्वल टू क्या है, जीरो है, देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ पर एक्स की इक्वल टू, यहाँ पर क्या हो जाएगा बी पे आपका जो है, जो लेंथ क्या हो जाएगा, एक्स की इक्वल टू एल हो जाएगा, ये पूरा लेंथ एल है, राइट। और जो यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन क्या है वो जीरो है, तो यहाँ पर भी एट पॉइंट बी एक्स इक्वल टू एल एंड वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब आप इसको इक्वेशन वन में पुट कीजिएगा, तो वाई इक्वल टू जीरो है तो क्या होगा, जीरो इक्वल टू C1 कॉस, इस इक्वेशन को देख लीजिए आप, इक्वेशन वन को, C1 कॉस एक्स की जगह पे क्या कीजिए, एल को रखिए, एल अंडर रूट पी बाई ई आई प्लस C2 साइन एल अंडर रूट पी बाई ई आई हो गया, राइट। तो हम जानते हैं कि C1 की वैल्यू क्या है, C1 की वैल्यू आपकी है जीरो, यहाँ पर आपने कैलकुलेट किया है C1 की वैल्यू जीरो, तो जीरो इक्वल टू ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका, ये पूरा टर्म आपका जो है वो जीरो हो जाएगा, राइट। सो जीरो प्लस C2 साइन एल अंडर रूट पी बाय ई आई हो जाएगा, हो गया। अब इस इक्वेशन में देखिए, इस इक्वेशन टू में देखिए कि इसमें C2 क्या होगा, इसमें या तो C2 जीरो होगा या साइन एल अंडर रूट पी बाई ई आई जीरो होगा, राइट। सो यहां पर आप, अगर आप C2 को जीरो कीजिएगा, राइट, अगर आप C2 को भी जीरो कीजिएगा और C1 भी जीरो है, तो यहां पर देखिए C1 और C2 दोनों जीरो हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो अगर C1 C2 जीरो हो जाएगा दोनों, तो y की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो पूरा एक्सप्रेशन क्या होगा, y इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो ये आपका C2 इक्वल टू जीरो नहीं होगा। तो क्या जीरो होगा, तो जीरो होगा आपका यहाँ पर साइन एक्स अंडर रूट पी बाय ई आई, ओके, क्या होगा। तो यहाँ पर आप इस पार्ट में क्या कीजिए कि देखिए साइन एल अंडर रूट पी बाय ई आई क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा, क्योंकि C2 जीरो नहीं हो सकता है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। तो साइन जीरो कब कब होता है, साइन जीरो कब होता है, देखिए साइन जीरो होता है आपका साइन जीरो डिग्री पे, और साइन पाई पे होता है, और साइन टू पाई पे होता है, इसी तरह बढ़ते रहेगा, पाई पाई करके बढ़ते रहेगा, राइट। तो आपको क्या करना है, तो एल अंडर रूट पी बाय ई आई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, इसको मान लीजिए प्रैक्टिकल, फॉर प्रैक्टिकल एग्जांपल जीरो तो आप नहीं ले सकते हैं, जीरो एंगल की वैल्यू जीरो, इसको आप क्या कर लीजिए, पाई ले लीजिए, ओके। सो फॉर प्रैक्टिकल वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू है वो होगा आपका साइन पाई, तो आपका बचेगा, साइन साइन कट जाएगा, तो एल अंडर रूट पी बाई आई आपको क्या बचेगा, पाई बचेगा। सो पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर बचेगा। यहां से आप एल को इधर लाइए, पाई बाय एल हो जाएगा, देखिए पी बाय ई आई इक्वल टू पाई बाय एल का होल स्क्वायर होगा। अब ई आई को इधर ले गए तो क्या हो गया, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर, ये आपका एक्सप्रेशन हो गया, जो कि यूलर्स थ्योरम में आपका जब भी बोथ एंड हिंज रहेगा, बोथ एंड हिंज रहेगा, तो इस केस में, इस केस में आपकी जो पी के का फॉर्मूला आप यूज कीजिएगा वो कीजिएगा आप पाई स्क्वायर ई आई बाय एल स्क्वायर यूज कीजिएगा, राइट। चलिए चलिए नेक्स्ट जो होता है आपका एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन वन एंड ऑफ कॉलम इज फिक्स एंड द अदर एंड इज फ्री। सो इसका एक एंड क्या है आपका फिक्स है और एक एंड फ्री बोल रहा है कि इसके लिए आप निकालिए क्रिपलिंग लोड का फॉर्मूला क्या होगा।
सो इसके लिए चलिए हम निकालते हैं। तो मान लीजिए कि यह एक यहाँ पर एक एक्स सेक्शन लिया गया है जहाँ पर कि डिफ्लेक्शन क्या है, वाई है। ओके, यहाँ पर एक्शन लिया गया है, वहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या है, वाई है। और यहाँ पर जो टोटल डिफ्लेक्शन है वो है आपका ए, राइट। और यहाँ पर पी का जो क्रिपलिंग लोड है वो लग रहा है एट पॉइंट बी, और ए एंड क्या है, फिक्स है। ए फिक्स है और बी फ्री है, तो बी क्या हो गया, यहाँ से शिफ्ट हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका ए का। चलिए, तो यहाँ पर बताइए क्या होगा मोमेंट, यहाँ पर जो मोमेंट होगा, मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड। ओके, मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड जो होगा वो होगा आपका P इंटू, क्या हो जाएगा, P इंटू ए माइनस वाई एट सेक्शन एक्स। ओके, इस सेक्शन पे जो है, इस सेक्शन पे क्या हो गया, P इंटू ए माइनस वाई। यहाँ पे माइनस साइन नहीं लिया क्योंकि इसका डिफ्लेक्शन क्या है, इस तरह से, राइट। इस तरह से में जो होगा वो कॉन्वेक्सिटी में जो साइन होगा वो पॉजिटिव रहेगा। तो जो होगा P इंटू ए माइनस वाई, दैट इज द मोमेंट ड्यू टू क्रिपलिंग लोड। ओके, सो और मोमेंट हम क्या जानते हैं, मोमेंट इक्वल टू, और एक फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंट इक्वल टू होता है आपका ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर। ये आपका एक और फॉर्मूला होता है, राइट। अब क्या कीजिए, करना है आपको दोनों को क्या करना है, आपको इक्वेट करना है। सो इक्वेट कीजिए दोनों को। सो ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू पी इंटू ए माइनस वाई। इसको आप ब्रेक कीजिए ए माइनस वाई को, तो हो गया आपका P इंटू ए माइनस पी इंटू वाई, हो जाएगा। आप P इंटू वाई को इधर लाइए तो हो जाएगा आपका ई आई डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस P इंटू वाई इक्वल टू P इंटू ए, राइट। अब ई आई को आप नीचे डिवाइड कर दिए, तो ई आई को डिवाइड कीजिए तो क्या होगा, डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर प्लस P बाय ई आई इंटू वाई इक्वल टू P बाय ई आई इंटू ए, राइट। अब इसको जब आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सॉल्व कीजिएगा तो जो आपका सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा आपका y इक्वल टू C1 कॉस एक्स अंडर रूट P बाय ई आई प्लस C2 साइन एक्स अंडर रूट P बाय ई आई। ये आपका सॉल्यूशन आएगा। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, ठीक है। अब आपको निकालना है कांस्टेंट कि C1 और C2 जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या होगी। तो चलिए एंड कंडीशन लगाइए, वो बाउंड्री कंडीशन जब लगाइएगा तो फॉर अ फिक्स एंड ए पे क्या है, एंड फिक्स है, राइट। ए पे क्या है, यहाँ पर देख लीजिए, आपका एंड जो है वो फिक्स है ए पे, ये क्या है आपका फिक्स है। सो फॉर अ फिक्स एंड ए पे क्या होता है आपका डिफ्लेक्शन जो है वाई इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा, और स्लोप भी आपका जीरो होगा। तो स्लोप क्या होता है आपका, स्लोप होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं वो आपकी पॉइंट ए पर क्या होगी, जीरो होगी एट, क्योंकि ये फिक्स सपोर्ट है, फिक्स एंड है, तो यहाँ पे डिफ्लेक्शन और स्लोप क्या होता है, वो दोनों जीरो होता है। सो एट पॉइंट ए एक्स इक्वल टू जीरो, ऑल्सो क्या होगा, एट पॉइंट ए क्या होगा, एक्स इक्वल टू भी जीरो होगा और वाई इक्वल टू भी जीरो हुआ, और डी वाई बाय डी एक्स भी क्या हो गया आपका, जीरो हो गया। तीनों चीज़ें आपकी जीरो हो गई एट पॉइंट ए। चलिए इसको सॉल्व कीजिए, इक्वेशन 1 में इसको पुट कीजिए। सो y की इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू जीरो इक्वल टू C1 कॉस x की वैल्यू क्या होगी, जीरो, तो ये पूरा जीरो हो गया, प्लस C2 साइन, ये भी आपका क्या हो गया, जीरो हो गया, राइट। अच्छा, यहाँ पर एक और कांस्टेंट आएगा जो कि आपका बचेगा a, प्लस ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पर पी ए बाई ई आई है, तो यहाँ पे क्या होगा, पी लास्ट में C1 C2 साइन एक्स अंडर रूट पी बाई आई प्लस ए बचेगा, राइट। तो यहाँ पर प्लस ए, तो क्या हो गया, कॉस जीरो क्या था, वन होता है, तो C1 इंटू वन, साइन जीरो तो जीरो हो गया, प्लस ए हो गया। ओके,
सो C1 = जो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका -a। एक कांस्टेंट आपकी वैल्यू आ गई, दैट इज C1 = -a आ गई, राइट। अब सेकंड पार्ट में क्या होगा, एट ए dy/dx क्या है, वो भी आपका जीरो है। तो आपके पास y का एक्सप्रेशन है यहाँ पर, राइट। बस यहाँ पर y का एक्सप्रेशन, आपको dy/dx को यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो dy/dx जब आप इसको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, सो dy/dx जो आएगा, dy/dx ये आ जाएगा आपका C1, कॉस हो जाएगा माइनस में, तो माइनस साइन x√p/ei और √p/ei, इसको डिफ्रेंशिएट करना है आपको इक्वेशन 1 को, प्लस C2 कॉस x√p/ei और √p/ei और प्लस जो a है वो आपका जीरो हो जाएगा, राइट। अब तो आपका dy/dx क्या है, dy/dx आपका क्या है, जीरो है, राइट। सो क्या बचा आपको, -C1 साइन x√p/ei इंटू √p/ei प्लस C2 कॉस √x नहीं x, यहाँ पे ये ब्रैकेट होगा, p/ei √p/ei, यहाँ पर आपको जीरो, राइट। सो अब क्या है, अब एट पॉइंट ए पे x भी यहाँ पे क्या है, जीरो है, x भी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे x की वैल्यू आप जीरो पुट कीजिएगा, तो आपका बचेगा 0 = -C1 साइन जीरो। तो ये टर्म भी आपका जीरो हो जाएगा, प्लस C2 कॉस जीरो क्या होगा, कॉस जीरो आपका 1 हो जाएगा, √p/ei, राइट। सो यहाँ टोटल जो आपको बचेगा वो बचेगा आपका C2 √p/ei बच जाएगा। अब यहाँ पर देखिए p/ei तो जीरो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे फोर्स है, राइट। जो क्रिपलिंग लोड लग रहा है वो तो जीरो होगा नहीं। तो इस ये टर्म जीरो नहीं होगा, तो आपका क्या होगा, C2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो C2 = जीरो आपको कर देना है। और C1 आपने क्या निकाला था, C1 निकाला था आपने -a निकाला था यहाँ पर, राइट। अब आपको दोनों कांस्टेंट को इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। तो इक्वेशन 1 में जब आप पुट कीजिएगा, तो y = क्या हो जाएगा, y = -a cos x इंटू √p/ei। ओके, C2 तो यहाँ पे जीरो है, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, प्लस a। ओके, अब एट पॉइंट बी पे क्या है आपका, बी पे देखिए, बी पे जो y है, y क्या है, y = a हो गया। जो डिफ्लेक्शन टोटल क्या है, वहाँ पे a है, राइट। डिफ्लेक्शन टोटल क्या है, a है। और यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू यहाँ पे l हो जाएगी। यहाँ पर जो लेंथ है इसका वो क्या हो जाएगा, आपका l हो जाएगा, राइट। तो आपको ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट करना है। एट पॉइंट बी x = l एंड y = a। सो क्या हो जाएगा आपका, ये ऊपर वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए, a = -a cos √x क्या है, l, ये ब्रैकेट होगा, ओके, l √p/ei प्लस a हो गया, हो गया। सो अब a यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये और ये a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा आपका a cos l √p/ei = जीरो बच जाएगा, राइट। अब a तो जीरो हो नहीं सकता है, क्योंकि a क्या है, डिफ्लेक्शन है, टॉप पे डिफ्लेक्शन, तो वो तो जीरो होगा नहीं। तो जीरो क्या होगा, जीरो आपका ये वाले टर्म हो जाएगा, राइट। तो cos l √p/ei क्या होगा आपका, जीरो होगा। तो कॉस जीरो कब कब होता है, कॉस जीरो होता है कब, जब कॉस π/2 होता है, या कॉस 3π/2 होता है। ओके, इस तरह से बढ़ने पे कॉस जीरो वैल्यू आती है। तो यहाँ पर जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो जाएगा, हमको π/2 ले लेंगे, दैट इज l √p/ei = π/2।
ओके, सो यहाँ पर आपको सॉल्व कीजिएगा तो क्या होगा, अंडर रूट पी बाय ई आई इक्वल टू पाई बाय 2L, राइट। स्क्वायर हटाइए, इसको अंडर रूट हटाइए तो क्या हो जाएगा, पी बाय ई आई इक्वल टू पाई स्क्वायर डिवाइड बाय 4L स्क्वायर हो जाएगा। अब आपको p की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी p इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई डिवाइड बाय 4L स्क्वायर। तो ये एक्सप्रेशन जो आपका आया क्रिपलिंग लोड का, वो आया फॉर वन एंड फिक्स्ड एंड अदर फ्री। ये इसके लिए आपको यहाँ पर जो है इक्वेशन ये आ गया, इस कंडीशन के लिए, सेकंड कंडीशन के लिए आपका इक्वेशन क्या आया, p इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय 4L स्क्वायर। और जो हिंज के लिए क्या था, p इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाय L स्क्वायर, ये था जब बोथ एंड हिंज्ड था, राइट। अब इसके आगे के जो डेरिवेशन बच रहे हैं, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन बोथ द एंड्स ऑफ कॉलम्स आर फिक्स्ड एंड वन फिक्स्ड एंड वन हिंज, वो हम इसको अगले वीडियो में करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।